हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही में आपका जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चन है सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है। तो ये वीडियो आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक मैराथन क्लास रहने वाली है जिसमें हम कंप्लीट पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। भारत का संविधान लागू हुआ था। यहाँ पर खाली स्थान भरना है और बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगर लागू होने की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसके बीच में लगभग आपका 2 महीने का समय देखने को मिलता है। वो 2 महीने का समय क्यों लिया गया था? क्योंकि 26 जनवरी को ही क्या होता है, एक लाहौर अधिवेशन होता है। तो इस अधिवेशन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1929 में लाहौर अधिवेशन चल रहा होता है। तो उस अधिवेशन की याद के लिए उस दिन क्या होता है, पूर्ण स्वराज्य बना लिया था भारत ने। तो उस अधिवेशन की याद के लिए ये संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। इस वजह से केवल लागू किया गया था देरी से। इसके बाद में संविधान को बनने में कितना समय लगा था? संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में लग गए थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी संविधान की अगर बात कर ली जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली जाए, तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है वो कैसा है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित सॉरी अमेरिका का संविधान है वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है, अमेरिका का संविधान। इसके बाद में और भी क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं। जैसे सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि संविधान होता क्या है। तो संविधान किसी भी देश के लिए एक प्रमुख दस्तावेज होता है, जहां पर देश को चलाने के लिए, देश में कैसे शासन करना है, वो सभी रूल लिखे होते हैं। ये सभी चीजें इसमें संविधान में वर्णित होती हैं और किसी भी देश के लिए एक प्रमुख दस्तावेज यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ पर दिए गए हैं, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, संविधान में जो मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और अगर अनुच्छेद की बात कर ली जाए, अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद थे हमारे 395। ये तो मूल संविधान की बात हो गई। और अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए सर वर्तमान में कैसा क्या है, तो वर्तमान में लगभग लगभग आपको 22-25 भाग देखने को मिलेंगे। अनुसूचियों की बात कर ली जाए, अनुसूचियां, तो ये आपको 12 देखने को मिलेंगी। कितनी? 12 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो ये लगभग आपको 448 प्लस अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर आपको 465 या 450 प्लस भी देखने को मिलता है, लेकिन आप याद रख लीजिए मोटा मोटी 448 प्लस अनुच्छेद इस समय अवेलेबल हैं भारतीय संविधान में। जो 22 भाग हैं या फिर वर्तमान में कह लीजिए 25 भाग हैं, तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं उनको याद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन से पार्ट में क्या चीजें दी गई हैं। जैसे कि जो यहाँ पर पूछा गया मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए? भाग 3 में दिए गए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद पूछे जाए तो अनुच्छेद 12 से, अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएंगे? अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में क्या चीज दी गई है, तो संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी दिया गया है
और 4A में क्या दिया गया, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई यानी मौलिक कर्तव्य दिए गए। संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार संबंधी कानून दिए गए हैं। भूमि सुधार संबंधी कानून, भूमि सुधार संबंधी कानून दिए गए हैं किसमें, अनुसूची 9 में। और ये अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ये अनुसूची पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत यानी 1951 में ये अनुसूची ऐड की गई थी। ये चीज भी आप लोग याद रख लीजिएगा। जितनी भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ आप सभी लोग नोट कर लीजिए या दी गई पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक बार दोबारा क्लास लीजिए और सारी चीजों को आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। और इस वाले वीडियो को देखने के बाद में आपका पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं आएगा। तो हर क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा देखने को। संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में चर्चा की गई है। सर सूचियां क्या होती हैं, देखिए जो कानून बनाने के लिए जो लिस्ट होती हैं उनको ही सूचियां कहते हैं। जैसे कि कौन से कानून पर कौन कानून बनाएगा, मतलब कौन केंद्र सरकार बनाएगी कानून या राज्य सरकार कानून बनाएगी, तो ये सभी चीजें क्या दी गई, सूचियों में दी गई हैं जो कि 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियों के बारे में बताया गया, 3 सूचियों के बारे में बताया गया। सर कौन कौन सी वो 3 सूचियां हैं, एक बार उन पर भी नजर पड़वा दीजिए। तो वो 3 सूचियां हैं, एक तो होगी केंद्र सूची, एक कौन सी होगी, केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची, राज्य सूची, तीसरी कौन सी होगी सर, तीसरी होगी आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां दी गई हैं जिसमें केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों लोग यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि समवर्ती सूची में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, राज्य सूची में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है और केंद्र सूची में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें संघ सूची में यानी केंद्र सूची में, तो रक्षा, सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा, रेलवे, डाक, कृषि, आय के अलावा अन्य आय पर कर, जनगणना, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी चीजें आपको संघ सूची यानी केंद्र सूची के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। जबकि राज्य सूची के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्थानीय सरकार, कृषि व सिंचाई, मत्स्य पालन, राज्य का सार्वजनिक ऋण, भू राजस्व, शिक्षा, राज्य की सार्वजनिक सेवाएं, वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण, ये सभी आपको राज्य सूची के अंतर्गत। और समवर्ती सूची के अंतर्गत आपराधिक कानून, विवाह एवं तलाक, दिवालियापन, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार, ड्रग्स एवं जहर, शिक्षा एवं जंगल, वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण, मूल नियंत्रण और आवश्यक वस्तुएं और बिजली आदि सभी कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग ही कानून बना सकते हैं। तो ये कुल 3 सूचियां हैं जो आपको याद करनी होगी, जो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कैसे थे, पहले राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत, जो कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और संविधान सभा में कुछ मीटिंग होती है, जैसे पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो ये 3 मीटिंग होती हैं संविधान सभा की स्टार्टिंग में, जिसमें पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है, नॉन परमानेंट यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और 11 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, जो कि बाद में 1951 में
जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू भी हो गया, उसके बाद में जो कानून, जो इलेक्शन हुए थे, उसमें राष्ट्रपति पद पर भी इन्होंने सुशोभित किया था, राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया था। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था। क्या प्रस्तुत किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है सर? उद्देश्य प्रस्ताव होता है। उद्देश्य प्रस्ताव भी हमें समझ में नहीं आया तो इसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? प्रस्तावना कह सकते हैं। आज के समय में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। सर एक चीज बताइएगा, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और सर एक चीज और बताइएगा कि प्रस्तावना में जो भाषा प्रयुक्त हुई है वो कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सर ली गई है। और प्रस्तावना में कई वर्ड सम्मिलित किए गए हैं जो कि फ्रांस के संविधान से और रूस के संविधान से लिए गए हैं। कुछ वर्ड आपको फ्रांस के संविधान से देखने को मिलेंगे यानी फ्रांस की क्रांति से, और कुछ आपको रूस की क्रांति से देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीजें क्या है आपको याद करनी होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में राष्ट्रपति पद की अगर बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति पद पर कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद आता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो राष्ट्रपति है ये भारत का पहला नागरिक होता है। भारत का पहला नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति होता है भारत का पहला नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं, भारत के पहले नागरिक। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको कवर कराए जा रहे हैं। जो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे वो भी आपको कवर हो जाएंगे। बाकी अगर आप जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए मैराथन क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम 100 क्वेश्चन के साथ में अन्य बहुत से ऐसे क्वेश्चन या बहुत से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, बहुत से फैक्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन सभी चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप लोग सभी लोग एक साथ बैठ जाइए और तैयारी करिए, अच्छे से सारी चीजों को प्रिपेयर करिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई टेलीग्राम चैनल की, उस पर ज्वाइन करिएगा और इसकी पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, अक्सर कर आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने बता दी है। बाकी जो अनुच्छेद वाला जब हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, लगभग आपको 50 क्वेश्चन के माध्यम से 150 अनुच्छेद याद कराने का हमारा टारगेट रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन अनुच्छेद आपको 150 से 200 याद कराए जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम लेकर आएंगे और उनकी मदद से अन्य अनुच्छेदों को भी याद करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हम सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। तो देखिए आपको बता दें, ये वीडियो आप आरओ के एग्जाम के लिए भी आप कंपलसरी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपका फॉर्म उसमें भी पड़ा है तो आप उसमें भी ये वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए भी ये वैल्यूएबल रहने वाला है। एसएससी जीडी के भी एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये रहने वाला है। केवल जरूरी नहीं कि आरआरबी ग्रुप डी के या एनटीपीसी के या जूनियर इंजीनियर के या टेक्नीशियन के या कोई भी आरआरबी का एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, केवल जरूरी नहीं कि वहीं पर ये क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वहां पर भी आपको काफी चीजें नई सीखने को मिल रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? जो संसद की दोनों सदन होती हैं उनकी, अच्छा संसद के दोनों सदनों के नाम क्या होते हैं? एक तो होता है सर लोकसभा, इसको हम निम्न सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? निम्न सदन बोलते हैं। एक होता है राज्यसभा सर, तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं? इसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? उच्च सदन भी बोलते हैं। ये चीज आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लीजिएगा। उच्च सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन किसे बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, यानी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं या मंत्री होते हैं, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। जबकि लोकसभा में जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। यानी 25 वर्ष के हैं तो आप इसमें इलेक्शन लड़ सकते हैं, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आपको न्यूनतम आयु चाहिए होती है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन करता है।
35 वर्ष आयु किसमें चाहिए होती है? 35 वर्ष आयु आपको राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए चाहिए होती है। राष्ट्रपति पद पर अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने इन चीजों के बारे में क्यों डिस्कशन किया अभी मैं बताता हूँ। संसद के दोनों सदन की बैठक का सभापति कौन होता है? तो होता है लोकसभा अध्यक्ष। आंसर इसका क्या बनेगा? लोकसभा अध्यक्ष इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन सर एक चीज बताइएगा कि अगर मान लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष उस समय उपस्थित नहीं है, देखिए प्रॉब्लम है, लाइफ है, तो प्रॉब्लम भी होती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कहीं जाना हो सकता है, छुट्टी में हो सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर मान लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष उस समय उपस्थित नहीं है, तो फिर संसद की दोनों बैठकों का सभापति कौन होगा? तो उस समय कौन होगा? लोकसभा जो उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा जो उपाध्यक्ष होगा वो उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक जिसे बोलते हैं, दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है कि जो संयुक्त बैठक होती है, यानी जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, इसको बुलाता कौन है? इसको कौन बुलाता है? इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। मतलब आह्वान करने की बात हो तो राष्ट्रपति करेंगे, विघटन करने की बात हो, विघटन करने की यानी चाहे बुलाने की बात हो, आह्वान करने की बात हो, तो वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और विघटन करने की भी बात हो वो भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। आह्वान और विघटन दोनों राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं संयुक्त बैठक की, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और सपोज अगर लोकसभा अध्यक्ष इसका उस समय उपस्थित नहीं हो तो उस समय लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। और सपोज कर लेते हैं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उस समय उपस्थित नहीं हो, तो कौन करेगा अध्यक्षता? राज्यसभा का सभापति? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो राज्यसभा का पार्ट ही नहीं होता है। राज्यसभा का पार्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि राज्यसभा का सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का तो अलग पद है, लेकिन वो राज्यसभा का सभापति बनाया गया है, तो इसीलिए उपराष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है, जबकि जो राज्यसभा या लोकसभा का पार्ट होंगे वही इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष यानी उपसभापति ही क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से कोई उपस्थित ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इससे पहले एक रूल और था कि जो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, अब ये हटा दिया गया। अब वो 2 सदस्य कौन से होते थे? एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे। कौन से सदस्य होते थे? एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, उनको मनोनीत किया जाता था लोकसभा में। लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया, ये अमेंडमेंट की मदद से ये प्रावधान हटा दिया गया है। और जितने भी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी रहने वाले होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी, क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो ये सभी नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपरली पहुंचती रहेंगी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सर एक बात बताइए कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? सर 250 सदस्य हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें जो 250 सदस्य में से 238 सदस्य तो निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे सर? निर्वाचित होंगे। तो बाकी के सदस्य 12 कौन से होंगे? मनोनीत होंगे, जो किसके द्वारा किए जाएंगे? वो किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद में अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि सर राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो कौन कौन से 12 सदस्य होते हैं, यानी वो किस किस फील्ड से आने चाहिए होते हैं। जैसे आपने बताया कि सर लोकसभा में एंग्लो इंडियन चाहिए होते थे, लेकिन अब तो हटा दिया गया है। तो सर राज्यसभा में भी तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा कि डायरेक्टली मनोनीत करना होगा कि राष्ट्रपति को पसंद आ गया तो उसको मनोनीत कर लिया। ऐसा नहीं है, इसके लिए भी क्राइटेरिया है। आपको एक वर्ड याद रखना होगा, CLASS, यानी क्लास। आप क्लास पढ़ रहे हैं या क्लास में जाते होंगे तो उस क्लास शब्द से याद कर लीजिए।
जिसमें देखिए जो सी का मतलब है उस पर आपको ध्यान नहीं देना होगा। एल से आप लोग देखिए, एल का मतलब क्या होता है सर? लिटरेचर होता है। क्या होता है सर? लिटरेचर, यानी साहित्य। जो व्यक्ति साहित्य में विशेष रुचि रखता हो या साहित्य में विशेष ज्ञान रखता हो उसको राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। इसके बाद में एक वर्ड आता है ए, एक लेटर कौन सा? ए, जिसका मतलब क्या हो गया? आर्ट। आर्ट यानी कला। जो कला में रुचि, विशेष रुचि रखता हो या विशेष ज्ञान रखता हो उसको मनोनीत किया जा सकता है। इसके बाद में एक लेटर है यस, जिसका मतलब हम सोसाइटी कह सकते हैं, सोशल साइंस भी कह सकते हैं, सोसाइटी कह लीजिए। सोसाइटी यानी समाज। समाज से संबंधित जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो या समाज में उसने कोई अच्छे कार्य किए हो उनको क्या है? मनोनीत किया जा सकता है। किसमें? राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। एक वर्ड आता है यस यानी साइंस। एक यस का मतलब है सोसाइटी, एक यस का मतलब है साइंस, यानी जिसने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर रखा हो या विशेष रुचि हो उसकी, या कई प्रकार से उसने अवार्ड वगैरह जो प्राप्त कर रखे हो, तो उसको क्या है? राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर विशेष याद रखिएगा कि जो मिनिमम आयु है वो कितनी? 35 वर्ष होनी ही चाहिए। ये वाला जो क्राइटेरिया है ये तो कंपलसरी क्राइटेरिया है और भारत का नागरिक होना चाहिए। सभी को पता होगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट यानी नहीं होना चाहिए, इसके बाद में पागल भी नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की मिनिमम आयु भी पूरी कर चुका हो और किसी ना किसी विधानसभा क्षेत्र में वो वोटिंग करता हो, वोटिंग राइट्स उसके पास होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां पर हुआ था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की संकल्पना का सबसे पहले उद्भव हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अमेरिका का संविधान है यानी यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया का पहला लिखित संविधान है। इसकी स्थापना कब होती है? 1789 में, सॉरी स्थापना नहीं कह सकते बल्कि ये कह सकते हैं ये कब लिखकर तैयार हो गया था? 1789 को लिखकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी यानी नॉन परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? जो नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट है वो संविधान सभा के कौन बने थे? देखिए संविधान सभा की जो पहली मीटिंग होती है यानी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली मीटिंग होती है उसके अंतर्गत सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, नियुक्त किया गया था। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कैसा नियुक्त किया गया था? स्थायी अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया था। कि कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर बात करें तो ये जो ड्राफ्ट कमेटी थी यानी प्रारूप समिति थी इसके चेयरमैन थे। प्रारूप समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का जनक यानी निर्माता भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि इसमें जो प्रारूप समिति थी इसके जो चेयरमैन थे इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 6 सदस्य थे, और अगर टोटल की बात कर ली जाए इंक्लूडिंग चेयरमैन तो 6 + 1 = 7 टोटल मेंबर इसमें हो जाएंगे, जहां पर इंक्लूडिंग चेयरमैन भी होगा, चेयरमैन को भी इंक्लूड किया गया है। अब वो 7 सदस्य सर कौन कौन से थे? एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वयं हो गए, इसके बाद में एम गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा, बाद में एन माधव राव इनकी जगह पर बने थे। इसके बाद में डीपी खैतान, और बाद में टीटी कृष्णमाचारी डीपी खैतान की जगह पर इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। किसने? टीटी कृष्णमाचारी ने स्थान ग्रहण किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर ली जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट कर लिया गया था, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में संविधान की प्रस्तावना बनकर आता है। और संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, और ये संशोधन आपको केशवानंद भारती केस यानी जो 1973 में केस हुआ था उसके बाद में 1976 में संविधान संशोधन में जो प्रस्तावना है प्रस्तावना के अंतर्गत संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति बहुत से लोगों की नियुक्ति करता है, और कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि एक पद दे दिया जाता है, कोई डेजिग्नेशन दे दिया जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। जैसे पूछ लिया जाता है
कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। अगर पूछ लिया जाता है कि जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनके राज्यपाल एवं प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली एवं पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए वैसे जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी के स्पेशल केस है, इसकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इनके जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये चीजें आप लोगों को कई बार एग्जाम में देखने को मिलती हैं डायरेक्टली। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति पर नियुक्त होने वाले जो राष्ट्रपति कौन से पदाधिकारियों को नियुक्त करता है उन सभी के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको भी कौन नियुक्त करता है, उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसके बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी को भी कौन नियुक्त करता है, इसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। और जितने भी अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको भी कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जस्टिस हैं इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में यूपीएससी के मेंबर की बात हो या चेयरमैन की बात हो, यूपीएससी चेयरमैन की बात हो या मेंबर की बात हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके बाद में जितने भी गवर्नर होंगे या डिप्टी गवर्नर होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी गवर्नर की नियुक्ति, राज्यों के गवर्नर यानी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर ली जाए या सदस्य की बात कर ली जाए, यहाँ पर केवल अध्यक्ष ही नहीं बल्कि सदस्य भी हो सकता है, सदस्य की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी ही करते हैं। इसके बाद में जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं उसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, हाई कोर्ट जस्टिस की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। इसके बाद में राजभाषा आयोग की नियुक्ति, जो राजभाषा आयोग होता है उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष की बात हो या सदस्य की बात हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैंने आपको यहाँ पर सारे कवर कराए हैं। राष्ट्रपति किन किन पद को नियुक्त करता है, तो ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, मंत्री परिषद पर विचार करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 74 और 75 किन पर विचार करता है, मंत्री परिषद पर विचार करता है। और मंत्री परिषद किसके लिए होता है, प्रधानमंत्री के सलाह के लिए, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद में कई प्रकार के जो पद होते हैं, मिनिस्ट्री होती हैं, वो मंत्री परिषद में दी जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर को दी जाती हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाता है। इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पीडीएफ के लिए या कोई भी अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है बाथम आकाश _9, ये इंस्टाग्राम आईडी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं या फिर कोई भी जानकारी आप इंस्टाग्राम से हमसे ले सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था मेरे प्यारे भाई, बताइएगा। ये किया गया था 1989 में। 1989 में 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई थी, 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। जो वोटिंग एज है, वोटिंग एज वो कब से, 21 साल से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये की गई थी 1989 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 को ये चीज की गई थी। 21 वर्ष से घटाकर वोटिंग आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 61वें संविधान संशोधन के तहत।
अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो किस आयु में होते हैं? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायरमेंट लेते हैं। कब लेते हैं? 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट लेते हैं। जितने भी न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। देखिए, आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा या पॉलिटी में जब आप संवैधानिक विकास पढ़ते होंगे तो एक एक्ट पढ़ते होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ते होंगे सर? रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसमें देखिए क्या किया गया था, इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। जैसे कि पहला प्रावधान तो यही था कि जो गवर्नर था, गवर्नर, वो अब गवर्नर जनरल बन गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर था केवल, इसके बाद में अब गवर्नर जनरल बन गया था। तो अगर बात कर ली जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग बताइएगा सर, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स हैं जो, वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में क्या किया गया था? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? 1774 में। और जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है तो इसमें जो पहले न्यायाधीश बनते हैं वो कौन बनते हैं? लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इनके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। यानी 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो उसमें टोटल 4 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 4 न्यायाधीश, सॉरी यहाँ पर न्यायाधीश कर लीजिए, 4 न्यायाधीश होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सर, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश रह सकते हैं? तो बताइएगा सर, 34, यानी 33+1, 33+1 यानी 33 होंगे जो न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी होगी कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वो कोलकाता में की जाती है, और उस समय भारत की राजधानी भी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की जाती है। कब की जाती है? 1911 में। देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट था वो केवल कोलकाता का ही ज्यूरिस्डिक्शन संभालता था, मतलब पूरे भारत का नहीं था, वो कोलकाता का ही था। उस समय इसको हाई कोर्ट ना कहकर सुप्रीम कोर्ट ही कहा गया था, या सेशन कोर्ट ना कहकर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बोला गया था। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में उपस्थित है, इसकी स्थापना आपको फेडरल कोर्ट के तहत 1935 में देखने को मिलती है। फेडरल कोर्ट के नाम से इसकी स्थापना की जाती है। और इसके बाद में इसको 1948 के बाद में इसमें क्या, जब 1947 में देश आजाद होता है, उसके बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1950 में इसकी स्थापना दोबारा की जाती, 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, भारत के मुख्य अगर न्यायाधीश भी कह लेते हैं तो मुख्य जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। चलिए यहाँ पर प्रॉपर अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले हो जाएगा उसी वक्त उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या तो वो अपने 6 वर्ष पूरे कर ले या तो अपनी 65 वर्ष आयु पूरी कर ले, तो दोनों में से जो भी पहले होगा उसी समय उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। किसका? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। और मैंने अभी बताया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है सर? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने वर्तमान में कौन क्या है एक टॉपिक कवर कराया था, उसमें सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन की हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाइएगा तो वहां पर भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? देखिए, किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? यहाँ पर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का अपना अपना जो उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, हिमाचल प्रदेश का भी अपना उच्च न्यायालय है। इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का भी अपना अपना उच्च न्यायालय है, केरल और तमिलनाडु का भी अपना अपना उच्च न्यायालय है।
हरियाणा और पंजाब इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? हरियाणा और पंजाब। देखिए हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। इनकी राजधानी भी क्या है? सेम है। और चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका यानी हरियाणा का और पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है। कैसा है? एक ही उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय है, एक ही उच्च न्यायालय। ये चीज आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? जो राज्य विधान परिषद होता है इसकी सदस्यता अवधि कितनी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष इसकी सदस्यता अवधि होती है। चाहे राज्य विधान परिषद की बात कर ली जाए या राज्यसभा की बात कर ली जाए, इनकी जो सदस्यता अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 वर्ष होती है सर। 6 वर्ष होती है। और इनके कुछ मेंबर्स हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। और इसीलिए इसे स्थायी सदन भी बोला जाता है। जबकि लोकसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है, यानी नॉन परमानेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और भारत महान्यायवादी की जो बात है वो अनुच्छेद 76 में बात की गई है। अनुच्छेद 76 में इनकी बात की गई है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? संविधान सभा है जो वो किसके अनुसार गठित की गई थी? मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना के तहत, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना के तहत क्या किया गया था? भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। और भारत की संविधान सभा जो गठित की गई थी यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी सर? 24 मार्च 1946 को आई थी। कब आई थी सर? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया था। और इसके 3 मेंबर थे जिसमें एक अध्यक्ष भी था। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे इसके, किसके? कैबिनेट मिशन योजना के। इसके बाद में जो दूसरे सदस्य की बात कर लें तो स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स जो कुछ समय पहले क्रिप्स प्रस्ताव लेकर भारत में आते हैं, यानी 1946 से पहले ये क्रिप्स प्रस्ताव लेकर भारत में आते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स। और बाद में क्रिप्स मिशन का कैबिनेट मिशन का हिस्सा भी बनते हैं। इसके बाद में जो तीसरे मेंबर थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। कौन थे सर? एबी अलेक्जेंडर इसके तीसरे मेंबर थे। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें टोटल कितने? 3 मेंबर थे जिसमें पैथिक लॉरेंस क्या थे? चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10। यहाँ पर 10 आप टिक लगाइएगा। 10 क्वेश्चन, 10 इसका राइट आंसर होगा। अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10 और 5 स्थायी सदस्य होते हैं, यानी टोटल सदस्य कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है यूएनजीसी, यूएनएससी कह सकते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद है। उसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला है? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं। इससे पहले क्या था? ऑप्शन चेंज था जिसमें राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन था, तो राजेंद्र प्रसाद सही हो गया था। लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन चेंज किए गए हैं तो भारत के, सॉरी यहाँ पर तो क्वेश्चन ही चेंज है, उसमें राष्ट्रपति पूछा गया है, इसमें उपराष्ट्रपति की बात की गई है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। और जो 2 पूर्ण अवधियों तक भारत का पद संभाला है वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी एस राधाकृष्णन ने 2 बार यानी 2 पूर्ण अवधियों तक उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के तौर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं।
कौन सा दिवस मनाते हैं सर? शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है सर? बाल दिवस मनाया जाता है। किसका जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। इसके बाद में एक चीज और आता है, 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के तौर पर। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने इसके बारे में चर्चा कर ली है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य हैं जो, वो कितने हो सकते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 सदस्य हो सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाए, किस राज्य की विधानसभा में, किस राज्य की विधानसभा में, विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं? सबसे अधिक सदस्य हैं। तो आप लोग कौन सा राज्य बताएंगे? ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश बताएंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में कितने? 403 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या है? देखिए, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद है। तो भारत के 6 राज्यों में टोटल कितने? 6 स्टेट में आपको विधान परिषद देखने को मिलती है। कितने राज्य हो जाते हैं? 6 राज्य हो जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन कई बार यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है कि विधान परिषद निम्न में से किस राज्य में है या किस राज्य में नहीं है। तो विधान परिषद टोटल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि यहाँ पर आपको नाम लिख देते हैं कि कौन कौन से वो 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। तो याद कर लीजिएगा, एक तो हो जाएगा आंध्रा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर आंध्रा ही लिखेंगे केवल हम। दूसरा हो जाएगा बिहार, यानी बिहार राज्य में भी क्या है, जो विधान परिषद है। इसके बाद में हो जाएगा यूपी हो जाएगा। इसके बाद में कर्नाटका हो जाएगा, कर्नाटका। इसके बाद में कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए। तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। 5 राज्य हो गए और एक राज्य बचा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, यानी टोटल कितने? 6 राज्य आपके हो जाएंगे जहां पर विधान परिषद पाई जाती है, यानी विधान परिषद उपस्थित है। मतलब द्विसदनीय व्यवस्था स्थित है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कैसे कैसे द्विसदनीय होगी? राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार से भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था उपस्थित है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। बार बार रिवाइज करिएगा, जितना भी मैं डाटा यहाँ पर बता रहा हूँ वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाइए और उसी में आप लोग डाटा को ऐड कर लीजिए, जिससे आप कभी भी रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीजें याद आती रहेंगी। इसके बाद में आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आईडी दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी गई है, तो इस आईडी को सर्च करके भी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको क्वेरी करनी हो कोई भी, तो वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, चलिए बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया? 51 का में इनका वर्णन किया गया है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जब इन्हें ऐड किया गया था, अच्छा इन्हें ऐड कब किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कब किया गया था? 1976 में किया गया था। कौन सी समिति के तहत? स्वर्ण सिंह समिति के तहत इन्हें, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, इनकी सिफारिश की मदद से क्या किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में जब ऐड की गई थी, केवल 10 ड्यूटी को ऐड किया गया था। इसके बाद में एक राइट टू एजुकेशन आता है, और इसी राइट टू एजुकेशन की वजह से 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की जाती है, सन 2002 में ऐड की जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये चीज आप लोग बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर 1976 में जो हुआ था, इसमें मौलिक कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सी भी निर्दिष्ट नहीं है? तो देखिए, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं सर? 22 भाषाएं हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो क्या 22 भाषाएं थी? तो नहीं थी ना। तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और सर 8 भाषाएं कब जोड़ी गई थी? तो 3 संशोधन हुए थे, उन 3 संशोधन के तहत 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें जो भाषा के लिए जो पहला संशोधन हुआ था उसमें आपको एक भाषा जोड़ी गई थी, दूसरे में आपको 3 भाषाएं जोड़ी गई थी और चौथे में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 1 3 4 आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये भाषाएं जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन या फिर कह लेते हैं कि भाषा के लिए जो पहला संशोधन हुआ था वो कौन सा हुआ था? 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 हुआ था। और इस एक्ट के तहत कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। इसके बाद में एक क्वेश्चन, एक संविधान संशोधन और होता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक तो जोड़ी गई थी कोंकणी कोंकणी, और एक जोड़ी गई थी मणिपुरी मणिपुरी, और एक जोड़ी गई थी नेपाली। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो हुआ था इसके तहत जोड़ी गई थी। सर एक संविधान संशोधन और होता है, वो भी बता दीजिए कौन सा है? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो कब होता है? 2003 में होता है। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। आप लोग एक कंप्यूटर बस साइंस का एक वर्ड याद कर लीजिए, DBMS। तो DBMS ये 4 भाषाएं थी। DBMS मतलब क्या हो जाएगा? डोगरी, बोडो, मैथिली और संताली। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92 संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2003 में हुआ था। यानी मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, और सॉरी 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, और प्लस 8 भाषाएं संविधान संशोधन की मदद से जोड़ी गई थी। और बाद में ये भाषाएं कितनी? 22 भाषाएं हो गई हैं। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दें तो अंग्रेजी भाषा है जो वो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सिंधी भी आती है, डोगरी भी आती है और संस्कृत भी आती है। तो ये भाषाएं आती हैं। बाकी अंग्रेजी भाषा संविधान की अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है, भाषा संबंधित अनुसूची है, उसके अंतर्गत नहीं आती है। देखिए, हम जितने भी प्रॉपर क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी के बारे में चर्चा करते चल रहे हैं। और ये आपकी मैराथन क्लास रहने वाली है, तो आप लोग शांति से एक जगह पर बैठकर वीडियो देखिएगा। और हो सकता है, हो सके तो इन चीजों के नोट्स भी आप बनाते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। जितने भी फैक्ट आपको समझ में आ रहे हैं उन सभी के नोट्स बनाइए। बाद में आप अपने मन में रिवाइज करिएगा कि सर ने क्या क्या बताया था, क्या क्या चीजों के बारे में चर्चा की थी। तो उन सभी चीजों के बारे में आप लोग रिवाइज करिएगा, उन सभी के भी नोट्स आप बाद में बना लीजिएगा। भले ही वन लाइनर बनाइए या फिर जैसा भी आपको समझ में आए उस तरीके से नोट्स आप बना सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी PDF मिलेगी, और उस PDF को डाउनलोड करके देखिए, दोनों टाइप्स की PDF आपको मिल जाएंगी। ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये वाली PDF भी मिल जाएगी, और बिल्कुल सिंपल PDF भी मिल जाएगी, जहां पर आप स्वयं का डिस्क्रिप्शन या स्वयं का एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं प्रिंट आउट निकलवा कर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सॉरी अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? सिंपल सी बात है, अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। अब जब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिंपल सी बात बोली है तो इसका आंसर राष्ट्रपति होगा, नहीं, राष्ट्रपति नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। और जब उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा तब किसको देगा? तब ये अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? कौन से देश हैं जो वो संयुक्त राष्ट्र परिषद की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इसमें एलिमिनेट करिए। तो एलिमिनेट सर कैसे करेंगे? एलिमिनेट ऐसे करेंगे कि जर्मनी इसका सदस्य नहीं है,
तो सिंपल सी बात है, ये वाला कुछ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात कर लें जापान की, तो जापान भी इसका सदस्य नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसके बाद कर लेते हैं कनाडा की, तो कनाडा भी इसका सदस्य नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। बाकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए, रूस, यूके और फ्रांस और चीन। तो ये आपके 5 सदस्य हैं जो वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। याद कर लीजिएगा, यूएसए हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, इसके बाद में रूस हो जाएगा यानी रशिया हो जाएगा, रशिया के बाद में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, इसके बाद में फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस के बाद में आपको चाइना हो जाएगा। तो मतलब ये टोटल 5 सदस्य हैं जो कि आपको यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य के तौर पर, स्थायी सदस्य के तौर पर देखने को मिलेंगे। इनके पास वोट करने के लिए वीटो पावर है। कैसी पावर है, वीटो पावर है, मतलब किसी भी चीज को हाँ कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए मना कर सकते हैं। इनके पास वीटो पावर है, इनके पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल हैं। ये चीज आप लोग बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1976 में। 1976 में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, राइट आंसर इसका होगा 1975 में। 1975 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी इसे प्रॉपर राज्य बना लिया गया था 1975 में। 1975 में इसको राज्य बना लिया गया था। राइट आंसर इसका क्या होगा, 1975। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं एक बार, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, लोकसभा का अध्यक्ष, यानी जो स्पीकर होगा, लोकसभा स्पीकर होगा, वो भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। किसकी अध्यक्षता करेगा, संयुक्त बैठक की। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। अब अपघटन कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं, यानी विघटित कौन करता है, राष्ट्रपति, आह्वान कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है, आप लोग बस याद कर लीजिए कि महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और इसके बारे में भी मैं डिटेल से पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। देखिए बहुत से क्वेश्चन है मैं जिनके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ और रिपीट होंगे अब वो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन परमानेंटली आपको रिपीटेड मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही यही बार बार पूछे जा रहे हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी से एक्सप्लेनेशन में इतना सब कुछ बता दिया है कि अब वो आपको सारे क्वेश्चन सिंपल ही लगेंगे, इजी ही लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, अगर इसमें कोई भी डिस्प्यूट आता है या विवाद आता है, तो इनके विवाद को कौन देखता है, भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को देखता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम किस अनुच्छेद के तहत रिट दाखिल कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम रिट यानी याचिका दर्ज करवा सकते हैं, जो मौलिक अधिकार के अगर हनन होता है तो उसके खिलाफ हम याचिका दर्ज करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत। इसके बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित चीजें हैं वो मैंने पहले से ही डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद आता है, तो अनुच्छेद 124 आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार वो कब जोड़े गए थे, सॉरी मौलिक अधिकार, हाँ सही है, मौलिक अधिकार है
मूल संविधान का हिस्सा थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा थे। चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, तो ये भी नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये भी नहीं होगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, यानी कर्तव्यों को ऐड किया गया था, कर्तव्यों को ऐड किया गया था, और कितने, 10 कर्तव्यों को ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार अब संपत्ति के अधिकार को माना जाता है। सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइएगा कि आखिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया, क्या रीजन था? अगर क्वेश्चन आ जाए, लिखने को आ जाए, आप कोई पूछ दे, तो मैं उसको क्या रीजन ऐसा बताऊं जिससे अपनी बातों को हम स्पष्ट तरीके से बता सकें। तो देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। सपोज करते हैं कि किसी भी जगह का, यानी किसी भी देश का अगर आपको डेवलपमेंट करना है, यानी किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट जरूरी होता है, विकास जरूरी होता है। अगर किसी भी जगह का या किसी भी देश का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए आपको जरूरी होता है बजट, यानी कुछ मनी की या बहुत सी मनी की होती है जरूरत। इसके बाद में एक कोई ना कोई प्लेस होना चाहिए, और प्लेस के साथ में स्किल और अनस्किल अनस्किल पावर होनी चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं हम। प्रॉपर चलिए दो ही चीजों पर डिस्कशन करते हैं, मतलब केवल एक ही चीज पर डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए हमें उत्तर प्रदेश राज्य का डेवलपमेंट करना है। किसका डेवलपमेंट करना है? उत्तर प्रदेश राज्य का। मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि मैं इसके बाद में ऐसा एग्जाम्पल ही बताने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, यानी एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे हैं, भारत के सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मान लीजिए एक्सप्रेस वे का निर्माण करना है। एक्सप्रेस वे से देखिए क्या फायदा है, बहुत से फायदे हैं। एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो जाएगी, आप आसानी से किसी भी जगह पर 12 से 13 घंटे में पहुंचने वाले होते होंगे, तो आप 6 से 7 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेस वे पे कई प्रकार की सुविधा होती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो जाती है, कोई भी सामान भेजना हो या पहुंचाना हो वो आसानी से पहुंच जाता है। तो ऐसी सभी सुविधाओं के लिए एक्सप्रेस वे बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा जरिया माना जाता है अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना। अगर डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलपमेंट को कैसे। सपोज करते हैं कि एक फैक्ट्री है, और एक फैक्ट्री में क्या बनाया जा रहा है? दूध बनाया जा रहा है, मिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी मतलब मिल्क को कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है? वैसे तो मिल्क जानवर देते हैं, लेकिन प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? इनको पैकेजिंग की जा रही है, पैकेजिंग की जा रही है, इन सभी चीजों में टाइम किया जा रहा है। अब देखिए मिल्क की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम आप 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं, या फिर इसको और भी ज्यादा 2 दिन तक और ज्यादा रख सकते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं 3 से 4 दिन भी रहता है, और सपोज करते हैं कि एक जगह से मिल्क दूसरी जगह भेजना है, और जहां पर रोड की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना ही तो हम फ्लाइट से जा सकते हैं, ना ही तो हम किसी अन्य माध्यम से जा सकते हैं, यानी मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है, और यहाँ पर पहुंचने में समय लगता है 5 से 6 दिन, जबकि हमारा मिल्क जो है वो खराब हो जा रहा है 3 से 4 दिन में। और जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है नहीं, तो 5 से 6 दिन में हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और सपोज करते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती तो हम यहाँ पर 2 दिन के अंदर पहुंच जाते। तो क्या फायदा है इससे? ट्रांसपोर्टेशन से ये फायदा है कि डेवलपमेंट कई प्रकार से हो सकता है, कई प्रकार से डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि अगर मान लेते हैं दूध का प्रोडक्शन किया, पैकेजिंग की, और उसको भेजा जा रहा है बेचने के लिए अन्य जगह पर, और ये 5 से 6 दिन बाद जब पहुंच रहा है तो ये तो खराब हो जाएगा ना, तो कंपनी का नुकसान होगा, कंपनी का नुकसान होगा। जब कंपनी का नुकसान हो रहा है तो कंपनी टैक्स नहीं भरेगी, और जब कंपनी टैक्स नहीं भरेगी तो सरकार की इनकम कहाँ से होगी? सरकार की इनकम तो टैक्स के माध्यम से ही होती है। टैक्स के माध्यम से जो इनकम हो रही है उसी से तो सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो ये सब चीजें डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहती हैं। तो अब कानूनी अधिकार इसको इसलिए बनाया गया था, मान लेते हैं कि एक मौलिक अधिकार अगर ये होता, यानी फंडामेंटल राइट्स होता, तो कोई भी व्यक्ति
जैसे सपोज कर लेते हैं ये व्यक्ति है ए नाम का एक व्यक्ति है, इसकी बहुत सी जमीन है, इसकी बहुत सी जमीन है और इसकी कंप्लीट जमीन किस में जा रही है, एक्सप्रेस वे में चली जा रही है, यानी एक्सप्रेस वे निकल रहा है और उस एक्सप्रेस वे में इसकी पूरी जमीन जा रही है। तो ये कहेगा सर मेरा तो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट तो संविधान का संरक्षक है, वो तो कहेगा भाई सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, यानी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये बात न्यायालय कहता है। तो इसी वजह से लोग संपत्ति के अधिकार को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय ना जा सके, इसीलिए इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब बाद में तो कोई देने के लिए राजी ही नहीं होगा अपनी जमीन को, जब अपनी जमीन को कोई देने के लिए राजी नहीं होगा तो वहां पर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती थी। इसी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट के लिए जो मौलिक अधिकार से इसे कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया था, और कानूनी अधिकार में इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया था। यानी अगर बात करें मूल संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने थे, वो 7 राइट्स थे। और एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में कितने हैं, 6 राइट्स हैं फंडामेंटल। कितने राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एक जो राइट्स है यानी मौलिक जो कानून सॉरी संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है यानी संपत्ति का अधिकार है, इसको अब क्या कर दिया गया, लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई, यानी यहाँ पर किस कर लीजिएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इसको आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत बहुत से नए सुधार आए थे। और जो हमारा भारतीय संविधान है कब, 26 नवंबर 1949 में बनकर जो तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को जिसे लागू किया गया था। तो ये जो हमारा भारतीय संविधान है लगभग 50% डाटा आपको 1935 एक्ट से ही देखने को मिलेगा। मतलब सोर्सेस जो है इसका वो 1935 का एक्ट भी माना जाता है, 50% डाटा इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम से ही लिया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक कब होती है, एक वर्ष में कितने बार होती है, और या लगातार होती रहती है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष में एक बार होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है, किस राज्य में विधान परिषद है। राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। विधान परिषद कितने राज्यों में है सर, 6 राज्यों में है, इसके बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, इसके बाद में महाराष्ट्र हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। तो इन 6 राज्यों में क्या है, आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, 6 के 6 राज्य।
भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की आयु का हो जो वो चुनाव लड़ सकता है। ये चीज हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? मतलब जो लास्ट का जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। आपातकाल के बारे में कुछ चीजों के हम चर्चा कर लेते हैं। आपातकाल के बारे में यानी इमरजेंसी के बारे में। आपातकाल नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। यहां पर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपातकाल यानी इमरजेंसी। इमरजेंसी की बात कर ली जाए तो भाग 18 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 352 से 360 तक इनका वर्णन किया गया है। किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से उधार ली गई है या फिर बोरो की गई है संविधान से। इसके बाद में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सर? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है राज्यीय आपातकाल। आपातकाल। एक होता है वित्तीय आपातकाल। एक कौन सा होता है? वित्तीय आपातकाल होता है। राज्यीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर राष्ट्रीय आपातकाल है जो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राष्ट्रीय राज्यीय आपातकाल 356 के अंतर्गत आता है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर ली जाए तो 3 बार ये लग चुकी है। कितने बार? 3 बार। राज्यीय आपातकाल हर राज्य में लगभग लगभग लग चुकी है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। इसके बाद में देखिए और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर अब जो आपातकाल से संबंधित बातें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी और कई बार अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था या कौन व्यक्ति है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है? ये चुना गया है डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को। एन संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध चुना गया है। याद रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में इसमें कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां विभिन्न संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाती हैं, जिसमें हम बात कर लेते हैं 12 अनुसूचियों के बारे में। इसको भी हम अलग पेज में ही समझ लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 12 अनुसूचियां हो जाएगा। चलिए यहीं पर देख लेते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां अनुसूचियां तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। चलिए बात कर लेते हैं 12 अनुसूचियों के बारे में। तो जो 1 से 8 तक अनुसूचियां आपको मूल संविधान में देखने को मिलती हैं। 9वीं अनुसूची जो है यानी भूमि सुधार संबंधी जो अनुसूची है, भूमि सुधार संबंधी, वो कब ऐड की जाती है? पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड की जाती है। इसके बाद में 10वीं अनुसूची जिसे हम बोलते हैं दल बदल कानून। दल बदल कानून
दल बदल कानून, ये ऐड की जाती है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। इसके बाद में 11वीं अनुसूची हो गई, 11वीं अनुसूची जो पंचायत से संबंधी है, पंचायत। और 12वीं अनुसूची है जो वो म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका से संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये जो अनुसूचियां हैं वो ऐड की जाती हैं आपको ये कब ऐड की जाती हैं? ये 73 एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ऐड की जाती हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। इसके बाद में बात करते हैं, सभी अनुसूचियां आपको याद करनी होगी, बहुत ही जरूरी है अनुसूचियां, उनको याद करिएगा एक बार आप लोग। और अनुसूचियों से संबंधित हम अलग टॉपिक पर एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अनुसूचियां आपको याद करवा दी जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर होगा 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो राज्यों को भाषाई आधार पर जब पुनर्गठित किया गया था वो कब किया गया था? ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में पुनर्गठित किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? राष्ट्रपति की जो सेवानिवृत्त आयु है वो क्या है? कोई सीमा नहीं है, मतलब आजीवन तक अपना जब तक उसका मन करे तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बार बार निर्वाचित होकर नियुक्त हो सकता है, यानी मतलब इलेक्शन जीत जाए बस राष्ट्रपति बन सकता है। कोई समय सीमा नहीं है कि 75 वर्ष हो गया या 80 वर्ष हो गया तो वो राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है, कभी भी किसी भी मतलब एज में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? राइट आंसर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, भाषाई आधार पर बनाया गया था, आधार पर गठित किया गया था, याद रखिएगा गठित किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, जो उस समय इस राज्य का नाम रखा गया था वो रखा गया था आंध्रा। क्या रखा गया था सर? आंध्रा रखा गया था, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? मतलब जिसका कोई पॉलिटिकल करियर यानी राजनीतिक करियर नहीं था लेकिन वो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो पॉलिटिकल से कोई भी इनका संबंध नहीं था, क्योंकि ये क्या थे? साइंटिस्ट थे। कौन थे? ये साइंटिस्ट थे, और ये भारत के राष्ट्रपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया था, और इनको क्या कहा जाता है? इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग एक बार पढ़िएगा जरूर, इंटरनेट पर सर्च करिएगा इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में, इनसे संबंधित सारे फैक्ट के बारे में आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है राष्ट्रपति, नेशनल इमरजेंसी। पहले ही इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेशनल इमरजेंसी 3 तरीके से लग सकती है, और अब तक भारत में तीन बार नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। नेशनल इमरजेंसी के जो 3 तरीके हैं वो कौन से हो सकता है? एक तो वॉर हो सकता है, एक तो इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकता है, इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकता है, और एक हो सकता है आर्म्ड रिवेलियन, आर्म्ड रिवेलियन यानी सैन्य विद्रोह हो सकता है। तो इन तरीकों से यानी 3 तरीकों से क्या हो सकती है? युद्ध, सैन्य विद्रोह और आंतरिक अव्यवस्था, इन 3 तरीके से क्या है? नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 352 के अंतर्गत ये इमरजेंसी आती है, राष्ट्रीय आपातकाल आता है। सर 356 में फिर क्या आता है? सर 356 में आपको क्या देखने को मिलेगा? राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। 360 में फिर सर क्या देखने को मिलता है? इसमें आपको वित्तीय आपातकाल देखने को मिलता है। क्या चीज? वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल होता है वो कितना होता है? पहले ही इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, 6 वर्ष का होता है।
उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो इसमें देखिए समता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? लीगल राइट्स है यानी कानूनी अधिकार है। ये क्या है? ये कानूनी अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार है जो वो मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। लेकिन जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था सर? 1951 में पहले वित्त आयोग यानी फिनांस कमीशन का गठन होता है। फिनांस कमीशन। एक चीज और पूछ जाती है, जो पहला वित्त आयोग था तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए थे? राइट आंसर क्या हो जाता है? केसी नियोगी। केसी नियोगी हैं जो वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिए गए थे। डीपीएसपी संविधान में भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको देखने को मिलेंगे डीपीएसपी के। और जो डीपीएसपी हैं जो इनमें आपको कई प्रकार हैं, जो मतलब कई अनुच्छेद हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे, जिन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि एक तो 36 स्वयं हो गया, इसके बाद में 44 हो गया, 43 हो गया, 43A हो गया, 43A हो गया, 50 हो गया, 49 हो गया और 47 हो गया। तो ये अनुच्छेद आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है। और एक अनुच्छेद 45 भी याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। जिसमें से 44 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 44। और इसके बाद में एक अनुच्छेद और है 51 नंबर और 50 नंबर। ये दोनों अनुच्छेद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। 51 तो जरूर याद रखिए क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अनुच्छेद है। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, लेकिन आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इन्हें लिया था। मतलब आयरलैंड ने स्पेन से लिया और इंडिया ने आयरलैंड से ले लिया। तो यहाँ पर क्या है? ये भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर इसका है सरदार पटेल। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लॉर्ड एलिजाबेथ इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे इसमें। और इसके बाद में 1774 में इसकी स्थापना की जाती है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। लेकिन एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसमें ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाता है। BN राव के द्वारा पहला प्रारूप तैयार किया गया था। BN राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी माने जाते थे। अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे।
अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यानी कह सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। 7 पर टिक मत लगाइएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति जो थी उसमें कितने अन्य अन्य शब्द का यूज किया गया, कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्य थे सर? 6 अन्य सदस्य थे। ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस पर टिक लगाइएगा, 6 अन्य सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये कब चुने गए थे? ये चुने गए थे जो 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, इसमें ये चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, मतलब कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को किस वर्ष अपनाया गया था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1950 में अपनाया गया था, 1950 में। और अगर पूछा जाए तो कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? राइट आंसर 15 महिला सदस्य थी। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15 महिलाएं सदस्य थी। और कई बार तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से महिला सदस्य थी। जो इंपॉर्टेंट महिलाएं कुछ याद कर लीजिए, सरोजनी नायडू हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, राजकुमारी अमृत कौर हो गई, सुचेता कृपलानी हो गई, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय और जी दुर्गा बाई। इसके बाद में चलिए हम 15 के 15 आपको बता दे रहे हैं। जी दुर्गा बाई के बाद हंसा मेहता, कमला चौधरानी, इसके बाद में रेणुका राय और मालती चौधरी, दक्षायनी बेलायुधन, इसके बाद में बेगम एजाज रसूल, एनी एनी मास्करिनी और अम्मू स्वामीनाथन। तो ये कुल 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में सदस्य थीं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला है, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कनाडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया था। गणतंत्र का विचार है जो भारत के संविधान में कहां से लिया गया था? फ्रांस के संविधान से गणतंत्र का विचार लिया गया था। या फिर हम कह सकते हैं जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो गणतंत्र शब्द का यूज किया गया वो कहां से लिया गया? फ्रांस की रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। और प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना प्रॉपर कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद में प्रस्तावना में कुछ वर्ड आपको फ्रांस रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से देखने को मिलेंगे और कुछ वर्ड आपको रूस की क्रांति से देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीजें आप लोग जो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वाला टॉपिक पढ़िए, उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। जो समवर्ती सूची है वो कहां से ग्रहण की गई थी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। देखिए जो
सोर्सेस वाला टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेस है, वो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलते हैं। तो आप इस टॉपिक को जरूर कवर करिएगा। एक बार हम इस टॉपिक के लिए अलग से वीडियो आपका बना देंगे, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और उसको, उस वीडियो को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि जब बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो जैसे ही वो टॉपिक आएगा, रिसोर्सेज वाला या सोर्सेज वाला टॉपिक आएगा, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो कहां से लिया जाता है? रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया जाता है। क्या आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य, देखिए कई बार हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इतने यानी मतलब 66 क्वेश्चन लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आपको 3 से 4 बार ये वाला क्वेश्चन आया है मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड। मतलब अलग अलग तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हर बार मैंने डिस्कस किया है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो ये भारतीय संविधान में भाग 4 में देखने को मिलते हैं। कहां पर? भाग 4 में देखने को मिलते हैं। और अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो 51A के अंतर्गत आते हैं। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 मौलिक कर्तव्य हैं जब ये ऐड किए गए थे, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो सर 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन के तहत 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, यानी 2002 में जोड़ा गया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या मौलिक कर्तव्य संविधान, मूल संविधान का हिस्सा थे? बिल्कुल नहीं। मौलिक कर्तव्य हैं जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था। एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, इनकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था भारतीय संविधान में। कब ऐड किया गया था? 1976 में ऐड किया गया था। और उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। और मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है, यानी जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो विचार है, थॉट्स हैं, वो रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए थे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? पहले क्वेश्चन में ही इस चीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो कहां से हुआ है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिखित संविधान का उद्भव माना जाता है। और सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान पूछा जाए तो बताइएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा होगा? सबसे बड़ा लिखित संविधान ये होगा भारत का। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा, संविधान अच्छा किसे कहते हैं? संविधान एक किसी भी देश के लिए प्रमुख दस्तावेज होता है, जहां पर रूल करने के लिए यानी शासन करने के लिए या ब्यूरोक्रेसी चलाने के लिए कुछ नियम लिखे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रूल किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? अच्छा, जो सेकुलरिज्म की बात की गई है वो कहां पर की गई है? आपने लगभग सभी पार्ट्स के बारे में, सभी क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल से मैंने अभी बताया। तो क्या मैंने कहीं पर सेकुलरिज्म के बारे में बताया? नहीं बताया। सेकुलरिज्म के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि सेकुलरिज्म जो है वो प्रस्तावना में इसकी चर्चा की गई है, और प्रस्तावना को जब हम अलग से पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किस प्रकार से है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी राज्य का, यानी यहाँ पर राज्य का मतलब ये नहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह आप मान लें। राज्य का मतलब यहाँ पर एक बोर्ड है, एक सोसाइटी है, एक देश है, एक नेशन है। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा राज्य जो अपने ऊपर मतलब उसका स्वयं का अधिकार ही होगा, किसी और का अधिकार नहीं होगा, तो वो उस राज्य की बात हम कर रहे हैं। तो भारत एक कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना स्वयं का धर्म नहीं होगा, वह भारत के लिए सभी धर्म एक समान होंगे। तो ये बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसके बाद में कई बार क्वेश्चन आता है प्रस्तावना से रिलेटेड। मैं बहुत सी चीजों को बता चुका हूं, भारत की प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कहाँ से ली गई है, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है। तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। इसके बाद में इसमें बात की गई मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में कहीं पर बात नहीं की गई है। मौलिक अधिकार में धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात की गई है क्या? नहीं की गई है। तो इसमें तो ये तो आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगला है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में तो सिंपल सी बात है, भूमि सुधार के बारे में बात की गई है।
तो भूमि सुधार के बारे में बात की गई, तो इसमें हम क्या है, ये वाला भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर प्रस्तावना ही होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी में भी कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं की गई है। राइट आंसर क्या होगा, भारत की प्रस्तावना। क्या आपको भारत की प्रस्तावना याद है? मतलब आप भारत में रहते हैं और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और अगर आपको भारत का संविधान के बारे में नहीं पता है तो कम से कम भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है कम से कम उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। देखिए, संविधान का जो मूल सिद्धांत है वो राष्ट्र की एकता है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, न्याय है, और संविधान का जो उद्देश्य है वो राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों के अधिकार, सामाजिक न्याय, जो न्याय, 3 प्रकार के न्याय के बारे में प्रस्तावना में चर्चा की गई, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको प्रस्तावना में ही देखने को मिलता है। इसके बाद में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग अपने देश को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए एक संविधान बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी प्रस्तावना की शुरुआत होती है। कहाँ से? हम भारत के लोग, यहां से शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है? ठीक, अभी पहले ही बताया मैंने स्टार्टिंग में, अभी बिल्कुल अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। संविधान की प्रस्तावना में इसका प्रयोग किया गया है, और संविधान की प्रस्तावना जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारा जो राष्ट्र है उसका उल्लेख केवल 2 नामों से किया गया है, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया नामों से किया गया है संविधान में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वहां पर आपको भारत लिखा हुआ नजर आएगा, और क्या, इंडिया लिखा हुआ नजर आएगा। बाकी हिंदुस्तान या भारत वगैरह, मतलब भारत हिंदुस्तान, ये सब चीजें नजर आपको नहीं आएंगी। भारत और इंडिया 2 नामों के बारे में चर्चा देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में जनता है, क्योंकि जनता जिसको चाहे उसको वोट देकर जिता सकती है, जिसको चाहे उसको हरा सकती है। तो जनता ही जनार्दन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? मतलब कौन सा देश है जहां पर डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करिएगा, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों फॉर्मेट में, यानी मतलब जो सिंपल भी होगा उसमें भी, और साथ में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर, ये वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संसद। मतलब संसद जो है वो नागरिकता के जितने भी शर्तें हैं, नियम हैं, उनको बदल सकती है, चेंज कर सकती है, मतलब कुछ भी सुधार कर सकती है, बदल सकती है, चेंज कर सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है। ऑल ओवर थिंग्स संसद के पास सारे राइट्स हैं कि नागरिकता से संबंधित जितने भी अधिकार हैं, नियम है, शर्तें हैं, कानून है, वो बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए? बहुत बार मैंने चर्चा की, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार जो बात की है, तो मौलिक अधिकार में भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। कौन से भाग 3 में, कहाँ से लिए गए हैं? बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट्स सर कहाँ का संविधान से, मतलब कहाँ पर है? तो बिल ऑफ राइट्स में ये जो है वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, जो वहां पर बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, और भारत में इन्हें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, या फिर मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय संविधान का अभिभावक और मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसको कब समाप्त किया गया था, और इसको कब, कैसे? मौलिक अधिकार से लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार बना दिया गया था कब से? मौलिक अधिकार से डायरेक्टली कानूनी अधिकार में। इसके बारे में भी मैंने डिटेल से बताया कि आखिर इसको कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया। मौलिक अधिकार के
तौर पर क्यों नहीं रखा गया था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत क्या हुआ था, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को और इसे लीगल राइट्स के तौर पर नियुक्त मतलब लीगल राइट्स बना दिया गया था, जिसको अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यानी जो अनटचेबिलिटी का उन्मूलन है किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 14 तो होगा नहीं इसका आंसर, और 21 भी नहीं होगा, यहाँ पर राइट टू लाइफ से रिलेटेड हो जाता है, और अनुच्छेद 19 भी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा की गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17 होगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता संबंधी बातों के बारे में बात की गई, मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया गया। और अनुच्छेद 18 में आपको ये जो उपाधियां हैं, वो उपाधियों से संबंधित उन्मूलन के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के तहत दो प्रकार की समानताओं के बारे में बात की गई, कानून के समक्ष समानता के बारे में इस अनुच्छेद 14 में ही वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं और वहां पर रिट दाखिल कर सकते हैं। तो सर बताइएगा, रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की रिट होती है, और आप लोग कमेंट में छापेंगे पांचों प्रकार की रिट के बारे में, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो संविधान में रिट होती है, रिट वो कितने प्रकार की होती हैं, वो आप 5 प्रकार के होते हैं, और उन पांचों के आप लोग नाम बताइए कि कितने जो रिट हैं, 5 कौन कौन सी रिट होती हैं और उनका मतलब क्या है, ये सब चीजें आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 6 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है, पहले 7 थी, अब 6 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर 2010। 1 अक्टूबर 2010 को जोड़ा गया था, 1 अक्टूबर को 2010 को जोड़ा गया था, जबकि ये जो बिल पास हुआ था वो 4 अगस्त 2009 को हुआ था। बिल कब पास होता है? बिल पास होता है, बिल पास किया गया 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को बिल पास होता है, और शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा जाता है? 1 अक्टूबर 2010 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई, वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 है, और इसी में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो पहली स्वतंत्रता है, उसके बारे में चर्चा की गई। 6 में से जो पहला पार्ट है उसके बारे में चर्चा की गई, या फिर आप कह सकते हो 19(1)(a) कह सकते हैं, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा जो मूल अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो, वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो आप एक यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जो भारतीय नागरिकों को केवल और केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को जो अनुच्छेद यानी जो अधिकार प्राप्त हैं, नागरिकों को अधिकार, वो कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनको आप लोग एक बार याद कर लीजिए, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे। तो अनुच्छेद 15 ये केवल किसको? इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 ये किसको? ये भी इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 ये भी इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। अनुच्छेद 29
ये भी इंडियन सिटीजन को। अनुच्छेद 30 ये भी इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। मतलब टोटल 5 अनुच्छेद हैं जो वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद हैं जो वो इंडियन सिटीजन को ही केवल प्राप्त हो सकते हैं, बाकी अन्य सिटीजन या विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद 19 है वो आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी विधि के समक्ष समानता, ये जो अनुच्छेद 14 है ये भी आपको प्राप्त, विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी 23, 21, 22 सारे अनुच्छेद हैं वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर होगा, यानी 85 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? यानी डीपीएसपी के बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित यानी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 जो है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है। और कहां पर इसके बारे में चर्चा की गई है? डीपीएसपी में इसके बारे में चर्चा की गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसके बारे में चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इसमें बात की कौन सा जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता ये एक मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार है, और विधि के समक्ष समानता भी मौलिक अधिकार है। ये सभी क्या है? ये आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेंगे। जबकि समान नागरिक संहिता ये आपको आर्टिकल 44 यानी डीपीएसपी में देखने को मिलेगी। ये क्या है? डीपीएसपी के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत या नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। तो सिंपल सी बात है, जो अनुच्छेद 44 है वो इसी के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो कितनी है? वर्तमान में 11 है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली। और जो मौलिक कर्तव्य हैं इनके बारे में जितनी भी डिटेल है मैं ऑलरेडी से बहुत सी चीजों के डिस्कशन कर चुका हूँ। बार बार डिस्कशन करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और वीडियो भी काफी लंबा हो गया है। तो इसके लिए हम जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और बहुत बार मैंने बताया भी है। 1976 में बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में। तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। कौन सी समिति के सिफारिश की मदद से किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की मदद से। कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से अडॉप्ट किए गए थे। बहुत सी चीजें हैं इसमें, तो ये चीजें आप लोग याद करनी होंगी। और उस समय जब अडॉप्ट किया गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? 51A में सम्मिलित किया गया था। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? भाग 4A में उल्लेखित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान का क्वेश्चन है। भाग 2 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो इसमें ये करना है, बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये चीज बतानी है। तो भाग 2 में किसकी बात की गई? नागरिकता की बात की गई, तो ये सही बात है। भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई, ये भी सही बात है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई, ये भी सही बात है। भाग 5 में संघ के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई? संघ के बारे में, ना कि मूल कर्तव्यों के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग 5, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 का में है, भाग 4A में है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होगा आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। कितने दिनों में राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वो भर लिया जाना चाहिए? 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो कौन है जो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 123। सर राज्यपाल को कौन सा अनुच्छेद प्राप्त है जिससे वो अध्यादेश जारी कर सकता है? उसको है अनुच्छेद 213, यानी राज्यपाल के लिए 213 है और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 है। सर अध्यादेश होता क्या है? ये अध्यादेश ऐसा क्या है? देखिए, जब कोई भी पार्टी सत्ता में ना हो या फिर दो मीटिंग चल रही है, जो संसद के सत्र चल रहे हैं, उसके बीच में कोई गैप आ जा रहा है या विघटन हुआ जा रहा है उसका, तो उसके दौरान पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर क्या करता है? कानून पारित कर सकता है। और इस अध्यादेश का जो कानून है वो जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। तो ऐसी चीजों के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और आपको एक सूचना देनी थी कि इंडियन पॉलिटी क्लास आपको जल्द ही प्राप्त होने वाली है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आरओ की तैयारी कर रहे हो या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या बैंक की तैयारी हो गई, तो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहां पर अगर पॉलिटी का सेक्शन पूछा जाता है यानी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उन्हीं सब वीडियो से, उन्हीं जो हमारे लेक्चर रहने वाले हैं उसी लेक्चर से आपको सारे कवर कर लिए जाएंगे और कंप्लीट पॉलिटी को हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट पॉलिटी को 30 से 35 लेक्चर के अंतर्गत हम रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। बस सिंपल सी बात है कि अगर लोकसभा लाता है तो 100 सदस्यों की पहले पूर्वानुमति चाहिए होती है, अगर राज्यसभा लाता है तो 50 सदस्यों की पूर्वानुमति चाहिए होती है, और इसके बाद में वही प्रोसेस रहता है प्रॉपर, जैसा कि एक बिल पास करने के लिए होता है। और ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पास भी उसका महाभियोग का जो लेटर है वो नहीं जाता होगा, उसके पास भी जाता है, उसको 14 दिन का समय भी दिया जाता है कि आप सिद्ध कर लीजिए कि ये जो आप पर आरोप लगाया जा रहा है वो गलत आरोप है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143, मतलब 43। 143 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, मतलब उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। लेकिन जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं कि राष्ट्रपति उसके यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो परामर्श दिया गया है, जो सलाह दी गई है, वो मानने के बाध्य हो जाए। ऐसा नहीं है, मानने के बाध्य नहीं होगा, परामर्श ले सकता है, माने या ना माने वो उसकी मर्जी चलेगी। मतलब केवल और केवल राष्ट्रपति की मर्जी के हिसाब से ही सारा काम होगा, बस परामर्श ले सकता है, मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है और फंसाया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीजें बता दी थी कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री हो गया, संघ के अन्य मंत्री हो गए यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, महान्यायवादी हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, अन्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, यूपीएससी के मेंबर, यूपीएससी के चेयरमैन, गवर्नर हो गए, डिप्टी गवर्नर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए या वित्त आयोग के अन्य सदस्य, हाईकोर्ट के जस्टिस, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष व सदस्य, और इसके बाद में संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति, और दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है और आपको फंसाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी
यानी CAG कैग की नियुक्ति कौन करता है? ये भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं। और गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के प्रसादा पर्यंत, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक गवर्नर वो उस राज्य का गवर्नर रह सकता है। और यहाँ पर आपको कमेंट में बताना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल या पहली महिला गवर्नर कौन थी? और आपको हिंट दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल थी वही भारत की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। और दूसरा हिंट है, संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी उनमें से एक महिला वो भी थी। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और एक क्वेश्चन और छाप दीजिएगा कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और इसका भी हिंट यही है सिंपल सा, कि आप लोग 15 महिलाओं के जो मैंने नाम बताए उनमें से भी दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके कोई भी मैसेज हो या कोई भी क्वेरी है आप हमसे कर सकते हैं। इसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जो भी इस तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करिए। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड, ऐसा ही मैराथन वीडियो या फिर कह सकते हैं कंप्लीट टॉपिक का वीडियो आपको किसका चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे अगले शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें।